हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर मैथ को पढ़ाइए, मैथ में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना तो ये एक बहुत ही बड़ी क्लास है, महा मैराथन क्लास, जिसमें आपको मैथ के हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो से आप मैथ में 70 में 65 नंबर ला सकते हो। ठीक है, 95% आप मैथ में लाओगे और आप भी बनोगे मैथ में टॉपर, क्योंकि मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं आज का ये वीडियो मैथ पर ही लाया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप मैथ में 70 में 70 नंबर करके आओगे। 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है। मैथ की बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में आपको तैयारी कराने वाला हूं। और मैथ की ये बहुत ही महामैराथन क्लास है। और आप लोग मैथ में जो क्वेश्चन बताऊंगा ना वो 100% आएगा। मतलब मैथ में ये एकदम फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसे आपके मैथ में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपके बुक में वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में जरूर आएगा, तो जल्दी से आप लोग ध्यान से देखना। फिर हमारा लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, साथ में आपके महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो भी इस वीडियो में है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम लोग मैथ को पढ़ने वाले हैं। मैथ में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मैथ के बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो बहुविकल्पीय प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। बट अभी आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझिए जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, बहुत ही हार्ड ऑब्जेक्टिव हैं, सरल ऑब्जेक्टिव हैं, सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक p है, ध्यान से समझो, और प्रत्येक जो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, ध्यान से समझो, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। किसी धनात्मक पूर्णांक p, मतलब आपका जो पूर्णांक है वो क्या है, p है, कोई धनात्मक पूर्णांक p है, के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ए ऑप्शन है p या p+1, 2p या 2p+1। तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये हमारा 2p+1 होगा। क्या होगा, 2p+1। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही है, पहले नंबर क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि दिया है क्या HCF, क्या दिया है, HCF जो है वो 252 दिया है इन 594। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो यहाँ जो दिया हुआ है वो 552 दिया हुआ है, 294 का जो HCF वो 18 दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए कि हमारा इसका जो LCM होगा वो क्या होगा। भाई ए वाला ऑप्शन है 8300 या 8010 या 8316 या 5200। तो इसको लगाने के लिए बस कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा फार्मूला याद रखना, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या, कौन सा फार्मूला आप कहोगे सर? देखो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। देखो इसमें जो हमारा फार्मूला है, देखो हमें क्या ज्ञात करना, सबसे पहले देखो एलसीएम ना, तो एलसीएम जो होता है वो बराबर होता है, एलसीएम वो बराबर किसके होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। जो हमारा दो संख्या है ना उनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, और बटे में जो हमारा HCF है, क्या है, HCF। ध्यान देना थोड़ा सा कि देखो अगर आपको LCM ज्ञात करना है तो नीचे HCF लिखना, अगर आपको HCF ज्ञात करना है तो यहाँ HCF लिख के ये LCM नीचे ले आना, बस यही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो दो संख्या जो हमारी है वो है 252 और 594। तो यहाँ आप 252 है, नहीं 252, हाँ 252 है एंड 594। ठीक है, 252 और 594 बटे में HCF जो हमारा है वो 18 है। कितना है,
18। इसको जब आप गुणा करोगे, भाग दोगे 18 से, तो आपको जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा 8316। आप गुणा करके भाग दे देना, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गिनतियां हैं, ठीक है। तो 8316 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप गुणा भाग आता है तो यहाँ हमारा 8316 सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2 को हल करने पर प्राप्त हमारा क्या है, प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा। वैल्यू आपके सामने है, x = 3 y = 4, v है x = 6 y = 2, c है x = 0 y = 6, x = 3 y = 4। तो हमें क्या प्राप्त होगा, चलो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। ये बहुत आसान है, अगर आपने विलोपन विधि पढ़ा होगा तो पता हो। पहला समीकरण हमारा क्या है, 2x + 3y = 18। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, उतना लॉन्ग नहीं बताऊंगा। 2y = 2। आप क्या करो ना, ध्यान से समझो। यहां आप लोग एक काम करो, ठीक है। यहां आप लोग इसमें 2 से गुणा कर दो, क्योंकि हमें इसको दो बराबर करना है। तो समीकरण 2 में आप 2 से गुणा कर दो। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह हमें अलग अलग रखना है। बस हो गया, समझो सवाल। देखो यहाँ हमारा 2x है + 3y है, पहला समीकरण जो है वो 18 है। दूसरे में आप 2 से गुणा कर दो, तो ये हमारा x से 2x हो जाएगा, और ये 2 से 4 हो जाएगा, और ये हमारा 2 से 4 हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये हमारा 7y हो जाएगा, और ये हमारा माइनस होगा तो ये 14 हो जाएगा। और यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो 14/7 हो जाएगा। यहाँ से हमें 2 मिलेगा। जो y की वैल्यू हमें मिला वो कितना मिला, 2 मिला। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 है x + 3y = 18। हमें y की वैल्यू मिली है x + 3 × 2, क्योंकि y की वैल्यू 2 है तो ये 6 हो जाएगा, बराबर 18। तो x बराबर हमारा 18 - 3 दूनी 6 = 12। y की वैल्यू जो हमें मिलेगी, नहीं 12 नहीं मिलेगा, रुकिए, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ जो हमारा 2 है ना, क्योंकि ये 2x है, ठीक है, 2x है, तो यहाँ से 12 हो जाएगा, तो x बराबर 12/2 हो जाएगा, x बराबर 6। तो x की वैल्यू जो मिली हमें कितना मिला, 6 मिला। y की वैल्यू हमें 2 मिला। तो x की वैल्यू हमें 6 मिला, y की वैल्यू 2 मिला। तो x की वैल्यू यहाँ हमें 6 मिला है, ठीक है, y की वैल्यू 2 मिली, ठीक है। तो हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ हमारा तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। यहां आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर A 3, B 6, C 9 एंड D 12 क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से क्या है ना कि जो आपका समीकरण दे रखा है उससे आप क्या करो कि A B C की वैल्यू ज्ञात कर लो। जो हमारा समीकरण है 3x² - 6x और +k बराबर हमारा 0 है, ठीक है, ये हमारा समीकरण दे रखा है। यहां से जो हमारा A होगा वो 3 है, v जो है वो हमारा -6 है, और c जो है वो हमारा k है। कैसे, देखो यहां से a की वैल्यू ये है, v की वैल्यू -6 है, और ये k है, ठीक है। अब देखो यहां से d बराबर 0 है, क्योंकि हमारा यहाँ जो विविक्तकर है वो समान है, मूल समान है। तो ये हो गया पूरा। अब आप लोग यहां से v² - 4ac = 0 कर लो, ठीक है। बस अब आप लोग वैल्यू रख दो। जैसे v की वैल्यू हमारा कितना है, -6 का स्क्वायर एंड -4 × a की वैल्यू 3 × c की वैल्यू k = 0। यहाँ से हमारा 36 हो जाएगा, -12 k = 0। यहाँ से अगर हम केवल k देखें ना, तो केवल k हमारा 36/12 हो जाएगा। तो 12 का आप 3 बार ले जाओगे, 12 का 3 बार, 12 3 36, तो 3 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन देख लो आपके पास, प्लस माइनस नहीं, सॉरी, यहाँ 3 है ना, 3 हमारा ऑप्शन नंबर A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा 1/x² - 2 = 1/7, तो x का मान होगा। यहां आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो x की वैल्यू कैसे याद करोगे? देखो यहाँ हमारा 1/x² - 2 बराबर 1/7 है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये x² हो जाएगा बराबर 7 और ये हमारा +2 इधर आ जाएगा, माइनस में है, x² बराबर 9 हो जाएगा। और x अगर देखा जाए तो √9 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हमारा रूट में हो जाएगा। और x बराबर हम देखें तो +-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +-3। तो हमारे पास ऑप्शन है +-4, +-3, +-2, +-1। तो आपको पता हो गया क्या होगा, +-3 होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, हर एक चैप्टर से है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही चैप्टर से है, हर एक चैप्टर से है। और अगर आपने ये सारा अच्छे से पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वधान्तर होगा। सार्वधान्तर का मतलब होता है क्या? किसी को पता है कि नहीं पता है? सार्वधान्तर का मतलब क्या होता है? A1 - A2। हाँ, तो A1 में से आप 3 में से 1 घटा लो तो 2 हो जाएगा। तो 1, 2 - 2 3, तो क्या होगा? तो ये हमारा सही है क्या? नहीं, सॉरी, यहाँ A2 - A1 होता है। क्या होता है? A2 - A1 होता है। क्या होता है? A2 - A1। तो A2 हमारा 3 है, ध्यान से समझो, यहाँ A2 हमारा 1 है और हमारा A1 क्या है? 3, तो ये हमारा -2 हो जाएगा, -2, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत आसान है। A2 और -A1 समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? इसमें हमारा क्या हो गया आंसर? -2। तो -2 कहाँ है? देखो ऑप्शंस आपके पास है सारा ना, सही है, ये वाला -2 सही है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी जो है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तो कौन सा पद हमारा 78 होगा? ऑप्शन नंबर ए है 60, बी है 16, सी है 68 एंड डी है 47। तो कौन सा पद होगा स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या है? ए यहाँ से क्या है? ए का मतलब प्रथम पद हमारा क्या है? 3, ये पता चल गया। अब डी क्या है? डी अगर आपको निकालना है तो A2 में से आप A1 घटा लो, तो यानी कि हमारा यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हमारा 8 है ना, 8 में से आप 3 घटा लो बराबर 5, ठीक है, 5 हो जाएगा डी। और ये भी दे रखा है AN, यानी कि 78वां पद हमारा दे रखा है AN, ठीक है। तो कौन सा पद यानी कि N हमें ज्ञात करना है, तो एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। AN जो होता है वो बराबर A + N - 1 × D, इसी फार्मूले पर रख दो, आपका आ जाएगा आंसर। AN हमारा 78 है बराबर A जो है वो 3 है प्लस N हमें ज्ञात करना है, D हमारा 5 है, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा 78 है, ये इधर आएगा -3 हो जाएगा बराबर ये हमारा 5N हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करोगे 75 हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा और यह 5N हो जाएगा। यहाँ से N बराबर हमारा 75, 5 80 हो जाएगा। यहाँ 5 से भाग दोगे तो 80 का आप 5 से भाग दोगे तो 16 का 5 से, यानी कि 16 पंचे 80, तो 16 हो जाएगा। यानी कि N की वैल्यू जो हमारा N में है वो 16वां पद जो होगा वो हमारा कितना होगा? 78 होगा, ठीक है। 16वां पद हमारा 78 होगा, समझ में आया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा तुरंत, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है दो आकृतियां जिनके आकार समान हैं, मतलब 2 आकृति हैं जिनके आकार समान हो, ठीक है, परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम आकृतियां, समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, सममित आकृतियां। तो ऐसी आकृतियां जो हमारी हैं वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, माप समान हो या ना हो, लेकिन दिखने में वो एक जैसी हैं, तो वो हमारा क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां। क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, यहाँ लिखा है चित्र में DE जो है वो हमारा समांतर है BC के, ठीक है। तो यहाँ जो AD होगा वो बराबर है X के, ठीक है। मैं आपको यहाँ नाम लिख देता हूँ, देखो फिगर में ध्यान से। यहाँ हमारा A है, ये D है, ये E है, ये हमारा V है और ये C है, ठीक है। तो यहाँ जो AD है वो बराबर X के है, VD बराबर X - 2 है, AE बराबर X + 2 है एंड CE बराबर X - 1 है। तो X की वैल्यू ज्ञात करनी है।
एक्स की वैल्यू आपके ऑप्शन है 1 2 3 4। तो x की वैल्यू आप लोग कैसे ज्ञात करोगे? बहुत आसान है। देखो देखो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो समझो। ठीक है, यहाँ हमारा AD जो होगा वो बटे में होगा VD के, और यहाँ AE जो होगा वो बटे में होगा AC के। ठीक है, ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ आपकी वैल्यू सारी दे रखी हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो AD जो होगा वो बटे में होगा VD के, और बराबर AE जो होगा वो बटे में होगा AC के। ठीक है, ये हमारा x दे रखा है, AD हमारा x दे रखा है, बटे में VD हमारा x-2 दे रखा है, AE जो है वो x+2 दे रखा है, और ये x-1 दे रखा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x² हो जाएगा और -x हो जाएगा, बराबर इसका कराओगे x² + 2x, फिर यहाँ से -2x एंड -4। ठीक है, यहाँ से +2x -2x कट जाएगा ना। अब यहाँ से हमारा देखो x² से x² कट जाएगा, यहाँ से -x बराबर -4 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 4 बचेगा। बस कुछ नहीं है, x की वैल्यू निकल आई 4। तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 4 मिलेगी। ओके, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिंदुओं जो है 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 7, डी है 13 एंड 17। तो ये तो बहुत आसान है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी का फार्मूला आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि नहीं पता है? पता होगा बीच की दूरी का फार्मूला। तो वो जो होता है वो डी बराबर हमारा √x1 - x2 का स्क्वायर एंड प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये हमारा आगे का x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। वैल्यू रख दो। x1 हमारा कितना है? x1 हमारा 5 है ना, 5 एंड x2 जो है माइनस माइनस प्लस हमारा 12 है। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस y1 हमारा 0 है, ये भी 0 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 12 5 17, 17 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे रूट हट जाएगा, यहाँ से 17 इकाई हमारा आएगा आंसर। 17 हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 पे अब आ जाओ। देखो, यदि बिंदुओं जो है थीटा जो है -6,5 और r जो है वो क्यू जो है वो -6,5, r जो है -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हमारा जो है p जो है वो a/3 और 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर ए है -4 -12 एंड -6। तो ये क्वेश्चन कैसा लगाओगे? देखो, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, हमें एक ही वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, यानी कि हम लोग x का निर्देशांक, तो निर्देशांक तो ये जो होता है x1 + x2, तो -6 हमारा x1 है और ये x2 हमारा -2 है, तो प्लस माइनस -2 बटे में हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और x का निर्देशांक ये है, तो a/3 बराबर ये -8 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कट के -4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, बराबर a बराबर -12। तो a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितने मिलेगी? -12। देखो ये मैंने शॉर्ट में बताया है, वैसे तो बहुत बड़ा में आपको बताएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको ऑब्जेक्टिव में टिक ही तो लगाना है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो -12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a की वैल्यू होगी। sec a की वैल्यू 3/4, 5/4, 2/3 या 3/2। इसको कैसे लगाओगे? देखो लगाओ, बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान देना, आसान है कुछ भी नहीं। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 3 cot a बराबर 4। अब यहाँ से cot a जो होगा वो बराबर 4/3। ठीक है, cot a बराबर इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ से tan a पूछे तो cot a का उल्टा tan a होता है, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें tan a की वैल्यू मिल गई है। अब tan a की वैल्यू मिल गई, हमें sec a ज्ञात करना है। तो अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, याद रखना। sec a हमें ज्ञात करना है बराबर, देखो यहाँ √1 + tan² a
ये वैल्यू रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा सेके क्या। देखो यहाँ से हमारा 1 है और प्लस 10 की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अंडर रूट 1 प्लस 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ठीक है। तो 16/25 यानी कि 25/16। तो ये हमारा 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, 16 का 4, तो 5/4 हमारा सही हो जाएगा। 5/4 ये वाला सही है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ये किसके बराबर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे लगाओगे? तो लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लगा दो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो इसको कैसे लगाओगे, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, ये ध्यान रखना 30 डिग्री। देखो सबसे पहले आप क्या रखो, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये गुणा का चिन्ह लगा दो, 1/√3, ठीक है, हो गया, बटे में 1 + 1/√3 का स्क्वायर कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा 2/√3। और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हमें मिलेगा 4/3, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ये हमारा 2/√3 है, तो इंटू हो जाएगा 3/4। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से √3 से √3 ये बचेगा, क्योंकि 2√3 बराबर होता है 3 के बराबर, तो यहाँ √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू ना, sin 60 डिग्री की वैल्यू, तो सही है sin 60 डिग्री, √3/2। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से समझो। अब आप लोग क्या करना, देखो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस से है, शायद किससे है, हाइट एंड डिस्टेंस से। देखो सबसे पहले आपका tan होता है, ध्यान से देखो, कुछ है नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, tan 30 डिग्री, ठीक है। tan आपका जो होता है वो 30 डिग्री वैल्यू मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आप जैसे 20/20√3 करोगे, 20 से 20 कट जाएगा, 1/√3 आपको आंसर मिलेगा। 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan 30 डिग्री की होती है, लगा लेना, बहुत आसान है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 3, 2, 1, 0। तो एक वाह्य बिंदु से वृत्त पर ओनली 1 स्पर्श रेखा, ओनली एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, याद रखना, ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। 5 मिनट में त्रिज्यखंड द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल, देखो ध्यान से समझना, 5 मिनट का मतलब क्या है कि आपका 1 मिनट में 1/60 होता है, 5 मिनट में इससे 5 से गुणा कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1/12, 1/12 आपको मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपको क्या मिलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो देखो πr², और ये हमारा थीटा है ना, तो थीटा क्या होगा, 12 हो जाएगा, πr² और बटे में 12, ये हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा 1 मिनट में 1/60 हो गया, 5 मिनट में 1/12 हो गया, एंड इसको आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में 360 की डिग्री की जगह 1/12 रखो, आपका आंसर आ जाएगा πr² बटे में 12, ठीक है, आंसर होगा आपके पास πr² बटे में 12, ठीक है, इतना हो जाएगा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित कर नई आकृति आयतन। देखो अगर आप एक आकृति से दूसरे में बनाते हो, उसमें से 1 ग्राम निकाले भी नहीं हो, तो ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, पहले के समान ही रहेगा, क्योंकि आपने उसमें से कुछ निकाला थोड़ी है, तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना ही आपका 2 गुना होगा, पहले के समान रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य, माध्यक, बहुलक या फिर हमारा मानक विचलन। तो हमारा इसमें से जो मानक विचलन है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 20 नंबर,
1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य हमें किसका निकालना है? 1 से 15 तक सा और मा सम संख्या। देखो 2 4 6 ये सब सम संख्याएं हैं। 8 10 12 14 1 2 3 7 है ना, क्योंकि 7, इसको आप जोड़ोगे तो ये हमें मिलेगा 56। ठीक है, 8 से 56 8 हो जाएगा समांतर में। वैसे भी आप देखो 8 ही मिलेगा क्या? देखो 3 इधर है 3 इधर है, बीच में क्या है 8, तो 8 हो जाएगा बस। तो देखो इसमें मैंने आपको मैथ के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाए हैं और भी समझाया जाएगा बाद में। अभी 20 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको समझाया। ठीक है, इसमें से मैथ में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट आएंगे भी। तो ये हमारा मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपका मैथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बोर्ड परीक्षा 2024 में ये क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो 2020 22 23 में आया हुआ है। देखो अगर आप √3 सीख जाओगे तो आप √5 भी इसी के साथ सीख जाओगे, √7 भी सीख जाओगे, √3 आपका हो ही गया, √2 सारे सीख जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक को समझ गए तो। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ही तरीके से आपको सारा करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाता हूं। हाल आप लोग समझो कि आपको सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वैसे आपको पता है कि √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, बट हमें इसको प्रूव करना है। तो आप इसका उल्टा मान लो कि माना कि जो हमारा √3 है ना एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर आप ये मान लोगे कि हमारा √3 जो है एक परिमेय संख्या है, जैसे हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन पहले हम उल्टा मानेंगे, उसका एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 को हम लोग देखो √3 को है वो हम लोग a/v के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हटा देना है फिर बटे 1 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, √3 को हम लोग a/v के रूप में लिख सकते हैं या फिर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बट यहां जो हमारा a और v है, जहां जो a है तथा v वो क्या है? वो हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या है या संख्याएं हैं, कुछ भी लिख सकते हो, संख्याएं लिख दो। ठीक है, बट यहां जो q की वैल्यू होनी चाहिए या फिर v यहां है ना, तो v की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जो इसका हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट को समझो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यानी कि √3 का वर्ग एंड बराबर a/v का वर्ग, तो a/v और √3 का वर्ग करोगे तो √3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा और a/v यानी कि a²/b² हो जाएगा। ठीक है, a²/b² हो जाएगा। बट हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं b² बराबर a²/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसको क्या करो, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, और यहां आप लिख सकते हो कि ध्यान से समझना, एक आपको थ्योरम लिखना है कि जो 3 है अगर a², देखो ये 3 नीचे है और a² ऊपर है, तो अगर 3 जो है a² को विभाजित करता है, क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो 3 है ना a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये आपका थ्योरम है जो परिमेय नंबर 1 है। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे ना कि यहां जो है तब हम लोग क्या मान लेंगे, ध्यान से समझो, पेन चेंज करते हैं। तब जो a है ना
a बराबर हम 3m मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिद्ध कर रहे हैं √3। अगर √5 होता तो यहाँ हम 5m मान लेते, √2 होता तो यहाँ 2m मान लेते, लेकिन हम लोग क्या सिद्ध कर रहे हैं? √3, तो लिख सकते हैं। ठीक है, और m क्या है? m कोई पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको ये मान लिए तो यहाँ आप देखो a की वैल्यू यहाँ रख दूँ, जैसे हमारा v² है, बटे में a की जगह आप क्या रखोगे? 3m का स्क्वायर कर दो, बटे में आपका 3 है। ठीक है, अब यहाँ b² बराबर 9m² हो जाएगा, बटे में 3 3 3 3 3 9। तो यहाँ से अगर हम m² देखें तो ये हो जाएगा v² के नीचे 3 आ जाएगा। अब सेम चीज यहाँ भी लिखना है, जैसे आपने यहाँ लिखा ना, देखो a² के नीचे आपका 3 था, वैसे v² के नीचे 3 है, तो सेम ही लिखना है जो आपने लिखा था। अगर 3 v² को विभाजित करता है, अगर 3v² को विभाजित करता है तो 3v को भी विभाजित करेगा, 3v को भी विभाजित करेगा। बस सेम प्रोसेस। अब ध्यान से समझो, अगर हमने इसको सहअभाज्य संख्याएं मानी थी ना, तो सहअभाज्य संख्याओं का HCF ओनली 1 होता है, लेकिन यहां हमारा दोनों का जो उभयनिष्ठ कॉमन है और v का 3 है, यानी कि 3 है। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है तो हम कह सकते हैं ये आपका समीकरण फर्स्ट, ये आपका समीकरण सेकंड, तो ये हमारा कोई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 1 से ज्यादा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, जो हम हमारा समीकरण ये फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है, इसमें हमारा 3 कॉमन है ना दोनों में, तो देखो से हम कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अगर आपको परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अतः यह परिकल्पना गलत है। तो आप लिख सकते हो, अतः जो √3 है एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, अपरिमेय संख्या, बस हो गया। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो आप लोगों का 27 को पेपर है। ठीक है, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं। ठीक है, ताकि आप लोग पूरा सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, तो जल्दी से तैयार कर लो इसको। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, देखो 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या का मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, हल समझो। सबसे पहले आप मान लो, माना जो दहाई का अंक है, क्या दहाई का अंक, दहाई का अंक आप x मान लो। ठीक है, पीछे से हम लोग मानेंगे दहाई का अंक x, तथा इकाई x y कुछ भी अलग इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इकाई का अंक हम लोग क्या मानेंगे, y। ठीक है, अब 2 अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या में अंक पता है तो इकाई दहाई। देखो इकाई हमारा y है तो इकाई और प्लस दहाई, दहाई हमारा x है तो 10x हो जाएगा, क्योंकि दहाई में हम 10 जोड़ेंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अंक उलट दिए जाए, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, तो अंक बदलोगे तो x की जगह y की जगह x कर लो, सेम ही प्रोसेस है। तो इतना हो गया। ठीक है, अब 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम दोनों अंकों को अगर हम जोड़ेंगे प्रश्नानुसार, अगर हम क्या करेंगे कि जो x है और प्लस y है, दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो उसका योगफल 9 है। ये हमें मिल जाएगा
जो पहला नंबर समीकरण, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझाऊंगा। ए, ठीक है, पहला समीकरण, तथा अंक उलटने पर भी हमें प्राप्त संख्या है और 2 अंकों की संख्या भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो ध्यान से, यहां लिखा हुआ यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अगर हम इनके अंक जो है वो पलट दें तो पलटने वाला अंक हमारा क्या है, 10y और प्लस x, और ये बराबर कर देंगे 10x प्लस y, लेकिन हमारा ये 27 अधिक है, इसलिए हमें बराबर करने के लिए इसमें 27 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग x इधर है, यहाँ 10x हो जाएगा और यहाँ प्लस 10y है, इधर लाओगे y को माइनस y, ये y कर देना, माइनस y हो जाएगा, इधर हमारा बराबर 27, ठीक है। यहाँ से आप x में से 10x घटाओगे तो माइनस 9x हो जाएगा, और प्लस 10 में से y घटाओगे तो हमारा 9y हो जाएगा, बराबर 27, ठीक है। यहाँ से 9 से भाग दे दो सारे में, तो ये माइनस x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, बराबर 9 × 27, ठीक है। तो ये हमें मिल गया दूसरा नंबर समीकरण। बस दोनों समीकरण मिल गए तो अब क्या ही करना है, दोनों समीकरण आपको मिल ही गए हैं, तो अब आप लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ लो। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, अब जोड़ लो। देखो हमारा समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा है माइनस x प्लस वाई बराबर 3, यहाँ से 1 कट जाएगा, यहाँ से हमें 2y मिलेगा बराबर 9 3 12। अब y बराबर हमारा 12/2 बराबर 6। y की वैल्यू जो हमें मिला है वो 6 मिला है। कितना मिला है, y की वैल्यू हमें कितना मिला है माय डियर स्टूडेंट, 6। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, आपको x की वैल्यू निकल आएगी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 जो है वो देखो, समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 9 है, ठीक है। तो y की वैल्यू जो हमें मिला है वो कितना मिला है, 6 मिला है ना, तो यहाँ 6 है तो यहाँ 6 रख दो y के स्थान पर, बराबर 9। x बराबर 9 में से आप 6 माइनस कर लो, x बराबर आपका 3 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या हमें क्या मिलेगा, संख्या हमारा 10x प्लस y था, तो इसको आप वैल्यू रख दो। 10x की जगह आप क्या रखोगे, x की जगह 3 प्लस y की जगह आप क्या रखोगे, y की जगह आप 6 रख देना, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा 36 आंसर, ठीक है। 36 आपका सही आंसर हो जाएगा संख्या, ठीक है। अगर आप दूसरे वाले में रखोगे तो आपको 27 ज़्यादा मिलेगा, अगर आप इसमें रखोगे तो आपको 27 ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये हमें बदलने पर, चाहे मैं प्रैक्टिकल दिखा दूँ, जैसे हमारा 10y है प्लस x है, y के स्थान पर आपको 6 रखना है प्लस x के स्थान पर 3, तो 60 3 63, आपका यहाँ मिला 63, ठीक है। यहाँ हमारा 36 है, 63 में से 36 घटाओ, 13 में से 6 गए, 7 6 13, और यहाँ हमें बचेगा 5 2, 27 ज़्यादा है ना, ठीक है। तो सेम ही, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर की जांच भी हो गया, तो हमें 36 मिलेगी इसकी संख्या, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चल तो हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही लॉन्ग एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रेलगाड़ी वाला, क्योंकि रेलगाड़ी के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे लगाओगे, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आप क्या मानोगे कि माना जो रेलगाड़ी की औसत चाल है वो x है, या फिर माना रेलगाड़ी की चाल x है, माना रेलगाड़ी की औसत चाल
वो कितनी है, x है, ठीक है, x है। अब देखो यहां आप लोग एक सूत्र याद रखना समय का, समय बराबर जो होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, ठीक है, क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा कर लेना, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, h हावर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय की चाल आपको पता चल गया। अब देखो हमें क्या लिखा है कि 360 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर, 300 ये हमारा क्या है, दूरी है ना, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब समय आपको पता है दूरी बट्टे क्या है, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी हमारा 360 है और चाल हमारा कितना है, चाल हमने माना है x, ठीक है। ये घंटा, समय का मात्रक घंटे में लेना है, सेकंड में नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो यदि यह 5 किलोमीटर अधिक हो जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाल अधिक हो जाए, ठीक है, तो चलो हम लोग इसको भी अधिक करते हैं। यदि जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, इतना अधिक हो, तो चाल क्या हो जाएगा, चाल कितना हो जाएगा, आपका x था, इसमें +5 कर लो, ठीक है, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इतना समझ में आया। तो लगा समय, अब हमें लगा समय ज्ञात करना है, तो तब लगा समय जो होगा वो कितना होगा, वो हमारा होगा 360 बटे में x + 5 घंटा, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखो, तो उसी यात्रा तय करने में 1 घंटा कम समय लेते हैं। कम का मतलब आपको माइनस कर देना है, जो आपका पहला था 360 बटे में x जो था वो माइनस कर देना है 360 बटे में x + 5। अगर ये कम लेती है तो 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा कम लेती है तो माइनस कर दो, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ आपका इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 360x हो जाएगा, फिर इसका इससे होगा तो आपका 360 × 5 यानी कि 1800 हो जाएगा, एंड माइनस इसका इससे होगा तो 360x हो जाएगा, बटे में इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा x² हो जाएगा, इसका इससे तो 5x हो जाएगा, बराबर 1। 360 प्लस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा x² + 5x माइनस ये 1800 हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना, बराबर 0। ये आपको एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है, एक क्या मिल जाएगा, समीकरण। अब अगर आपका फैक्टर बनता है तो बना लो, वरना फिर आप लोग श्रीधराचार्य जी के सूत्र से आप सॉल्व कर लो, हो जाएगा, ठीक है। श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाओ, तब आप लोग एक सूत्र लगा दो, किसका, श्रीधराचार्य जी का सूत्र जो होगा, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो x बराबर -v + √b² - 4ac बटे में 2a। यही वैल्यू रख दो, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। देखो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ आगे कुछ है नहीं। v की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -1800 है, बस यही वैल्यू रख दो, ठीक है। x हमें ज्ञात करना है, v की वैल्यू -5 है, मतलब +5 है, लेकिन यहाँ माइनस है, प्लस माइनस b² यानी कि 5 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 है इंटू -1800 c की वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करो, -5 प्लस माइनस ये हमारा 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ आपका 1800 × 4 माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, 1800 × 4 हमारा 7200 हो जाएगा, और बटे में हमारा ये देखो 2 है इंटू a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ आपका माइनस है 5 और यहाँ प्लस माइनस ये ऐड हो जाएगा तो आपका 7225 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा ना, तो 7200 है, 7200 में 25 जोड़ेंगे 7225 हो जाएगा, बटे में 2 -5 प्लस माइनस √7225 का जो होगा वो 85 हो जाएगा,
बटे में 2। अब देखो, एक बार आपको प्लस वाला लेना है, एक बार माइनस वाला, तो आप एक बार प्लस लो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो आपका एक बार माइनस और एक बार प्लस लोगे 85 और बटे में 2, तो ये आपका हो जाएगा 80 बटे 2, 80 ही तो हो जाएगा, तो ये हमारा मिलेगा 40। ठीक है, अब ऋणात्मक चिन्ह एक बार लेना है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह अगर आप लोगे तो यहाँ -5 है, -85 है, बटे में 2 है, -90 बटे में 2 बराबर -45। देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि माइनस में चाल कभी नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका कुछ नहीं होगा। अब यहाँ जो आपकी रेलगाड़ी की चाल मिलेगी वो कितना मिलेगा, तो रेलगाड़ी की चाल आपको प्लस वाला लेना है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाइट एंड डिस्टेंस का एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम तो आप लोगों को अभी समझा देंगे, समझ जाओगे, बट आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना ताकि आप लोगों को बेटर से बेटर समझ में आए। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, बट जो मैं बता रहा हूं इसको जरूर सॉल्व कर लेना। यहाँ कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और उस ध्वज P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक क्या करना है, एक आपको AB का भवन लेना है तथा VD पर उसका ध्वज लहराना। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम AB ये, ठीक है, AV ये भवन है। ठीक है, ध्यान से समझना, दो उन्नयन कोण है। अगर हम भवन से उन्नयन कोण की बात करें, ये जो भवन से उन्नयन कोण की बात करें तो वो हमारा कितना है, देखो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ध्वज लहराएंगे। ध्वज, ध्वज का मतलब होता है झंडा। ठीक है, झंडा लहराएंगे। तो यहां से अगर हम इसके उन्नयन कोण की बात करें, यहां से ये, यहां से, ठीक है, ध्वज दंड से, तो इसका उन्नयन कोण जो होता है 45 डिग्री हो जाता है। कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया फिगर। सबसे पहले ये हमारा P बिंदु है, ये A बिंदु है, ये हमारा D बिंदु है, ये पूरा फिगर है। अब हम क्या करेंगे, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, अब दो कोण हमारे हैं। आपका कोण नंबर फर्स्ट है, एक तो आपका P है, यानी कि देखो APV, ठीक है, और एक हमारा है APD। ठीक है, तो हम लेंगे APD कितना है, 45 डिग्री, और एक हमारा क्या है, APD की जगह B कर दो क्योंकि APD, एक हो गया APB, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो एक एक को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, नहीं हाँ P कर दो, PAB में, PAB में। ठीक है, तो यहां जो हमें लेना है वो कितना है, tan 30 डिग्री लेना है क्योंकि यहां हमारा 30 डिग्री है। tan, देखो ध्यान से, ये हमारा 10 मीटर ऊंचा है ना, सभी को पता है 10 मीटर है ये वाला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, tan क्या होता है, LAL KK, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, AV, A एंड V, और आधार हमारा PA या AP, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और AV हमें 10 दे रखा है, और AP या PA कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ से PA जो होगा वो 10√3 मिल जाएगा।
तो इसकी जो हमें लंबाई है ध्वजदंड की जो दूरी है ना वो हमें 10√3 होगा। ठीक है, तो AP या PA हमें इतना मिल गया। ठीक है, यानी कि भवन की P बिंदु से भवन की दूरी इतनी है। अब देखो इसको आप लोग x मान लो। ठीक है, ताकि ये वाला इसको x मान लो। तो ये तो हमें मिल गया P से भवन की दूरी 10√3 मीटर अर्थात 17.32 मीटर। ठीक है, 1 पॉइंट कुछ होता है इसकी वैल्यू √3 की। तो अब देखो यहां से, अब हम लोग दूसरा लेंगे। अतः समकोण त्रिभुज PAD में, अब यहां tan 45 डिग्री लगाओगे, 45 डिग्री है ना। यहां आपका लंब जो होगा पूरा होगा A and D। ठीक है, और यहां आपका आधार है PA। अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये हमें 10 है और प्लस x है क्योंकि मैंने इसको x माना है। तो x बटे PA हमारा 10√3 ऑलरेडी है। यहाँ से हमारा 10x है प्लस x है बराबर 10√3 है, और यहाँ से x बराबर 10√3 एंड -10। यहाँ से x बराबर 10 को कॉमन ले लो, √3 -1। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, या फिर आप वैल्यू भी रख सकते हो, जैसे x 10 इंटू √3 की वैल्यू आप 1.732 -1 करके इसको जब आप गुणा करोगे तो ये आपको 7.32 आएगा आंसर, या फिर डायरेक्टली यही आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बस ये भी लिख सकते हो। तो ध्वजदंड की लंबाई हमें वो कितना मिला है, 7.32 मीटर। तो इसकी लंबाई इतनी है। ठीक, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना भी है, क्योंकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे। देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लगाने का, वैसे लग जाएगा। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB, इसकी जो जीवा है A एंड V है, A एंड V के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले हमें दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से समझो। जो चित्र है, चित्र में त्रिज्यखंड आपका कौन सा है, OAXV। ठीक है, OAXV का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका कैसे निकालोगे, सूत्र आपको पता है क्षेत्रफल का, A यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये तो सभी को पता है ये सूत्र। तो देखो सबसे पहले आप वैल्यू रखो, थीटा की आपकी कितनी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है क्या, समकोण है ना, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है बटे में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है, और इंटू आर हमारा 10 है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 चौक 36। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 25 और 3 दशमलव देखो 25 का यानी कि हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 3.14 गुणे 25 करोगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपको मिलेगा वो 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा क्या, क्षेत्रफल, ये हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आप देखो इतना आपको पता चल गया। अब त्रिभुज AO
ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। देखो ए, ठीक है, ए ओ वी का क्षेत्रफल। अब हम इसका क्षेत्रफल, देखो अभी हमने ये पूरे का क्षेत्रफल निकाला है ना, अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान से समझना, इसमें भी आपको क्या करना है, 1/2 इंटू 10 कर लेना है, बराबर ये आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले ये दोनों आपने ज्ञात कर लिया ना। अब अगर आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का, ठीक है। अब देखो हमें ये पूरा पता चल गया और फिर ये बीच वाला भी पता चल गया। तो अगर लघु का निकालना है तो आप क्या करोगे, ये पूरे में से आप जो ये निकाला है ए ओ बी, ठीक है, इसको माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड जो है ओ ए एक्स वी का क्षेत्रफल माइनस करना है त्रिभुज ए, नहीं ओ है, ए है वी है, या ए वो बी दोनों एक ही है, ठीक है, का क्षेत्रफल। तो माइनस कर लो, आपका जो लघु है छोटा सा उसका निकल आएगा, ठीक है। ये लघु वाला, ये नीचे वाला त्रिज्यखंड लघु वाला, ठीक है। और फिर आपको दीर्घ वाला निकालना है, तो अभी निकालते हैं। देखो ये आपका 78.50 है, माइनस 50 करोगे तो ये हमें मिल जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दीर्घ का निकालना है तो क्या करोगे, दीर्घ का क्षेत्रफल, देखो कुछ भी नहीं है, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है ना, मतलब पूरे वृत्त का में से आप लघु, देखो पूरे वृत्त का में से आप लघु का निकाल दो, आपका दीर्घ का निकल आएगा। तो देखो यहां लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु का, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 28.5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका 314 माइनस 28.5 बराबर 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से आप दोनों का निकाल सकते हो, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैथ के मैंने 5 ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चंस जरूर तैयार कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए था। आई होप कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना। ऐसा ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।